नमस्कार साथियों, ऐसा कहा जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप कैसे पढ़। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उसी लेवल के, और आप अपने नेचर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आप देर रात तक पढ़ने वाले हैं तो आप, जब बात आती है कि कैसे पढ़ा जाए ताकि हम अपने एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे पाएँ, तो बात करें कैसे पढ़ा जाए। उसी के अंदर हम बात करते हैं टाइम टेबल की, बात करते हैं डेली शेड्यूल के बारे में, बात करते हैं कि हमारा रोज़ का जो टाइम टेबल है, डेली शेड्यूल है, वो कैसा रहना चाहिए। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और बात करें कि हमारा जो डेली शेड्यूल है वो फिक्स क्यों होना चाहिए, या फिर हम रैंडम जो पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जब बात करते हैं टॉप परफॉर्मर स्टूडेंट की, तो उनको देखा जाता है कि उनका जो रोज़ का डेली शेड्यूल होता है वो मोटा मोटा फिक्स होता है। जैसे उन्हें कब उठना है, कब उनको सेल्फ स्टडी, कितने आवर की सेल्फ स्टडी करनी है रोज़, कितने घंटे की क्लास लेनी है, कितने बजे से कितने बजे तक सोना है, ये सब उनका फिक्स होता है। और आपको भी ऐसे ही बनाकर रखना चाहिए। इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो फिक्स हो जाती है और आपका पढ़ने में मन लगता है, सिटिंग और भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करें कि टाइम टेबल बनाने की। अब टाइम टेबल देखिए, मैं आप सभी के लिए टाइम टेबल बना दूं और वो आप सभी के लिए एप्लीकेबल हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। मतलब ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक बंदा आप सभी के लिए बनाए और आप उसको फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप यूनिक हैं और इस बात को समझिए कि आपको अपने लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। आप अपने नेचर को समझते हैं, आप अपने आप को खुद को जानते हैं कि मुझे कौन से टाइम पर पढ़ना अच्छा रहता है, मैं कब अपना 100% दे पाता हूँ। हाँ, तो आपको उसी टाइम पर पढ़ने की ज़रूरत है। आपको अपने नेचर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कहता है कि मुझे सुबह पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है तो आप सुबह पढ़िए। कोई कहता है कि मुझे रात तक, देर रात तक पढ़ने में मज़ा आता है, मैं उस टाइम पढ़ना चाहता हूँ, उस टाइम तक पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो नेचर है उस टाइम पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप। ठीक है, अब टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल के अंदर जो है आप अपना टाइम टेबल खुद बना लीजिएगा। टाइम टेबल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, जैसे कि आप ये चीज़ फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस वक्त से इस वक्त तक सोना है। ठीक है, इस वक्त सो लेंगे आप। आपकी फिर वो डेली क्लासेज होती हैं कि मुझे इस वक्त से इस वक्त तक क्लास लेनी है, रोज़ मुझे 4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, वो इस वक्त से और इस वक्त के बीच में मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। ये चीज़ें आप जो है अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, आपके नेचर के हिसाब से मैनेज कर लेना। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों को डेली शेड्यूल के अंदर मेंशन करना ज़रूरी है। देखिए, उन चीज़ों को आप समझिएगा। सबसे पहली चीज़ कि आप डेली शेड्यूल के अंदर रोज़ रिवीजन करना ज़रूरी है। रोज़ का रिवीजन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ऐसा होता है कि स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ता रहता है, सिलेबस को पूरा करने की होड़ में वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है, सिलेबस को आगे आगे पूरा करने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे वो पीछे से भूलता चला जाता है और आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? जो आपने पहले 3 महीने पहले पढ़ा आता नहीं है, जो अब आप पढ़ रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। अब इसका क्या ही मतलब रहा पढ़ने का? तो आप ऐसा कीजिए कि जैसे आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे आप आगे की तरफ भी बढ़ते रहिए और पीछे से हर रोज़ कम से कम 1 घंटा जो है रिवीजन के लिए निकालिए। सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा मत निकालिए, सिर्फ 1 घंटा आप रिवीजन के लिए निकालिए, जहाँ से आप पीछे के चैप्टर्स को रिवीजन के लिए लाएंगे, हर चैप्टर को रिवाइज करेंगे। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मूला नोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? देखो, शॉर्ट नोट्स में जैसे आज आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, लिविंग वर्ड, ये 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, ये आज आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आप कंप्लीट करने के बाद में एक A4 साइज़ का एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर आप उस चैप्टर का नाम लिखेंगे और उस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि मेरे माइंड से गायब हो सकते हैं, वो मैं भूल सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकते हैं, हालांकि जो लिविंग वर्ड वाला चैप्टर है उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि सेकंड जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर एग्जाम्पल है। फंगाई का एग्जाम्पल है, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल है। उनको ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि एग्ज़ाम के अंदर एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं, तो आपको एग्जाम्पल टिप्स पर हो जाएंगे जब आप ये शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख लेंगे। किसके बारे में बात कर रहे थे? पहले चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, लिविंग वर्ड के बारे में। तो आप उसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं? आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है, एक लाइन हर्बेरियम लिखा और उसके आगे एक लाइन लिख दिया कि हर्बेरियम ये होता है। ठीक है, म्यूजियम क्या होता है, ये लिख दिया आपने। केव क्या होती है, ये लिख दिया आपने। अब ये मेन चीज़ें उस चैप्टर की सारी लिख दिया आपने, एक पेज के अंदर लिख दी। अब आपको जब भी उसका रिवीजन करना होगा, आप उस पेज को निकालेंगे, 15 मिनट के अंदर आप जो है उसका रिवीजन कर लेंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा?
नॉर्मल स्टूडेंट फिर से उस चैप्टर को पढ़ेगा एनसीईआरटी से, और जब उस एनसीईआरटी से उस चैप्टर को दोबारा पढ़ेगा तो 2 घंटे लगेंगे। जबकि आप उसी चैप्टर को रिवीजन करने के लिए 15 मिनट में आप उस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो आप उनसे कितना आगे निकल जाते हैं अगर आप ये शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में है, आज आपने मान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। अब आप जो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जितने भी मेन पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट को एक पेज के अंदर लिख लीजिए। जैसे गोस थ्योरम है, फ्लक्स है, उनके जो भी फॉर्मूला है वो सारे के सारे फॉर्मूले एक पेज के अंदर लिख लीजिए। ठीक है, अब आप उनको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, उन फॉर्मूलों को देखते रहेंगे, तो आपको जो फॉर्मूले हैं वो माइंड के बिल्कुल सेट रहेंगे। आपसे फॉर्मूलों के बीच में कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर्मूले बेस भी आते हैं आपके। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इनको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने का, है ना। अगर आप चाहेंगे तो शॉर्ट नोट्स के ऊपर अपन जो है एक अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर पूरा एक पूरा शॉर्ट नोट्स बनाकर दिखाएंगे। जैसे कि लिविंग वर्ड वाला चैप्टर है, उसके ऊपर क्या है कि आप सभी को उसका शॉर्ट नोट्स बनाकर ऐसे आपको दिखाएंगे कि ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और अब आप खुद भी बना सकते हैं। आप एक बार पहले खुद पढ़ लीजिए, फिर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो शॉर्ट नोट्स के अंदर लिख दीजिए। और दूसरी बात करें, इसके बाद में रिवीजन के बाद में आप बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑप्शनल है, ऑप्शन बेस्ड एग्जाम होने वाला है। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया, अब इसके 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शनों के बीच में अब आपको 2 ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूजन होने लग जाता है कि इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट है या फिर ये वाला करेक्ट है। ऐसी स्थिति में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपसे ये सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब सिली मिस्टेक्स होने के जो लॉजिकल रीज़न है वो यही है कि आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। वैसे आपका माइंड डेवलप नहीं हुआ है कि 2 चीज़ों के बीच में अच्छी तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाए। इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन इसी प्रकार से सिली मिस्टेक की वजह से गलत होंगे, आपने चैप्टर भी पढ़ा है और आप सिर्फ उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से उसको गलत करके आते हैं, तो फिर आपको उससे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, और आप जानते हैं कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है किसके अंदर, एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग के अंदर। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वरना आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट को कि क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करके आ जाते हैं। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आगे बात करें तो आगे जो बात करने वाले हैं हम, वो बात करने वाले हैं आपकी स्लीप साइकिल के बारे में। देखिए, आप अपनी एक स्लीप साइकिल फिक्स करके रखिए। जैसे आपको सोना है रात को 10 बजे से और 4 बजे के बीच में सोना है, फिर 4 बजे से आप उठकर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये रोज़ का फिक्स रखिए। आप 10 से और 4 के बीच में आप रोज़ जो है 6 से 7 घंटे का टाइम स्लीपिंग को दीजिए। ये ज़रूरी है माइंड के लिए, ताकि वो दोबारा से एनर्जेटिक होकर उसी एनर्जी के साथ दोबारा से वो काम पर लगे, दोबारा से चीज़ों को रिटेन कर पाए, पढ़ पाए। कि आप नहीं सो रहे हैं, 4 घंटे की नींद से काम ले रहे हैं, और जो भी सो रहे हैं आप, जितना भी सो रहे हैं आप, वो एक स्लॉट के अंदर सोइएगा। ऐसे नहीं है कि 4 घंटे रात को सोए, 2 घंटे आपने दोपहर को सो लिए और ऐसे आपने 6 घंटे की नींद ले ली। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगल स्ट्रेच के अंदर आपको नींद लेनी है, वो भी सिर्फ रात को लेनी है। ठीक है, और आप अपने नेचर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अगर आप देर रात तक पढ़ने वाले हैं तो आप देर रात तक पढ़िए, अगर आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वालों में से हैं तो आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ लीजिएगा। आपको अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो है आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये बात हो चुकी है टाइम टेबल के बारे में, रिवीजन के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में। आज हमने टाइम टेबल का जो है सब सारे के सारे डाउट, या फिर बोल सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके जो मन में आ सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लाने की कोशिश की है। हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर बताया है। ठीक है, और अब हर एक स्टूडेंट का टाइम टेबल उसके हिसाब से अलग अलग होता है, तो आप भी अपना टाइम टेबल फिक्स करके रखिए, अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।